तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, जिसने भी सीईटी ग्रेजुएशन से पहले मेरे जो वीडियो देखे थे उसके अंतर्गत मैंने सारे के सारे आरबीएसई और एनसीईआरटी की जो राजस्थान बोर्ड की किताबें होती है, ठीक है, 6 से 12 तक की, उन सब के जो चैप्टर के लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, चैप्टरों के बीच बीच में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उन सब का सोल्यूशन मेरे इस चैनल पर करा रखा है। और आप सबने देख चुके हो कि जो सीईटी ग्रेजुएशन की चारों शिफ्टों के जो पेपर थे उनमें जो राजस्थान जीके पूछी गई है, जितने भी क्वेश्चन थे, यानी हर पेपर में लगभग 60 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आए थे। उसमें से यानी कि ये मान लो 95% प्लस क्वेश्चन अपनी राजस्थान बोर्ड की किताबों में से आते हैं। 6 से 12 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन्हीं में से आते हैं। तो उनका सॉल्यूशन मैंने करा रखा है। और कुछ जैसे कि 11वीं 12वीं की किताबें हैं उनका सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूं। लेकिन 6 से 10 तक की जितनी भी जो किताबें थी उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 25 क्वेश्चन लगे, उनका समावेश करके मैं इस वीडियो के अंतर्गत करा रहा हूँ, जो कि आने वाली एग्जाम जैसे कि 10+2 एग्जाम है, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, सीईटी 10+2 हो, चाहे पशु परिचर हो, चाहे आरएस हो, चाहे पटवार हो, आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो फायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाकर के चैनल पर देख लेना। और अब बिना किसी टाइम खराबी के अपन स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन टोटल 25 क्वेश्चनों का जिक्र करने वाले हैं। पूरा का पूरा 3D मतलब कि 360 सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। अब देखो, अर्जुन लाल सेठी से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन एक ये भी बनता है जो एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान में जन जागरण करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? यानी जन जागृति लाने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने किया था। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जन जागृति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अर्जुन लाल सेठी को जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि अर्जुन लाल सेठी के द्वारा एक विद्यालय खोला गया था, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो उस विद्यालय का नाम क्या है? वर्धमान विद्यालय। वर्धमान विद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये सारी डिटेल पूछता है। ठीक है, तो वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने की थी। और पहली बात तो ये होता है कि वर्धमान स्कूल थी, उसका सबसे पहले जो उद्घाटन किया गया था 1907 के अंतर्गत, मतलब कि जहाँ पर सबसे पहले खोली गई थी वो अजमेर में खोली गई थी। कहाँ पर खोली गई थी? अजमेर में खोली गई थी। लेकिन बाद में 1908 में, सन 1908 में जो वर्धमान स्कूल थी उसको जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के समझ में आ गया अर्जुन लाल सेठी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद में तो राजस्थान के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन हो गए? अर्जुन लाल सेठी हो गए। अर्जुन लाल सेठी की 2 बातें अपन ने पढ़ ली। कौन कौन सी? एक तो वर्धमान विद्यालय की पढ़ ली और एक जन जागृति लाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं अपन। एक सेकंड, थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? अब देखो, मीराबाई का विवाह हुआ था भोजराज के साथ। तो हुआ यह था कि भोजराज, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भोजराज है और एक विक्रमादित्य है। ठीक है, ये रहा विक्रमादित्य, ये दोनों भाई थे। ठीक है, भोजराज और विक्रमादित्य दोनों भाई थे। अब मीराबाई की शादी होती है भोजराज के साथ में। ठीक है, तो कुछ शादी के कुछ महीनों या 1 साल के बाद में ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, भोजराज की मृत्यु हो गई। अब भोजराज की मृत्यु होने के बाद विक्रमादित्य सोचता है कि अपन मीराबाई को मार देते हैं, मतलब कुल मिलाकर के प्लान बनाते हैं। और जहर का प्याला जो जहर का प्याला था विक्रमादित्य मीराबाई को सौंप देता है। मीराबाई पी जाती है, लेकिन वो कृष्ण भगवान की भक्त होने के कारण से उनके कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जहर का प्याला भी पी लेती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ हुआ था। और एक क्वेश्चन ये होता है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो या तो कुड़की ऑप्शन में हो तो सबसे पहले तो कुड़की करना है आपको, कुड़की। ठीक है, अगर ऑप्शन में कुड़की नहीं हो तो मेड़ता सिटी करना है आपको। ठीक है, मेड़ता सिटी करना है। ठीक है, दोनों में से एक। कुड़की तो ठीक है पहले में, और मेड़ता सिटी नागौर है, दोनों में से एक करना है। ठीक है, तो पहले कुड़की ऑप्शन को देना, अगर कुड़की ऑप्शन में ना हो तो मेड़ता सिटी कर देना। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको एक साथ बता देता हूं। जैसे कि जो यूनेस्को है उसके अंतर्गत यूनेस्को की जो सूची आती है उसमें 2013 में, सन 2013 की बात है, सन 2013 में 6 दुर्गों को, राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अब जो 6 दुर्ग थे वो कौन कौन से थे उनकी बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो इसकी एक ट्रिक होती है गाजर चीकू आम। ठीक है, गाजर चीकू आम, इस ट्रिक को याद कर लेना आप, चीकू आम। ठीक है,
तो ये हो गया गाजर, चीकू, आम। गा से हो जाएगा गागरोन, एक तो गागरोन दुर्ग था। जैसे हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग, ठीक है। और र से हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग, तो गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। और ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और कू से हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, और आम से हो जाएगा आमेर का दुर्ग, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, 7 दुर्गों की प्रस्तावित किए गए थे, मतलब 7 दुर्गों को भेजा गया था यूनेस्को के अंतर्गत, लेकिन 6 को शामिल किया गया था, एक को नहीं किया गया था। वो कौन सा था? मेहरानगढ़ जोधपुर वाला। कौन सा था? मेहरानगढ़ जोधपुर वाला, उसको शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। इतना याद कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं अपन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल किया है? तो जैसलमेर का किला किया है, आमेर का किला भी किया है, चित्तौड़गढ़ का किला भी किया है, कुंभलगढ़ का किला भी किया है, ठीक है। विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो इसमें चारों ऑप्शन हो जाएंगे, थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। शायद इसमें क्वेश्चन ये बनाना चाहता था भाई किसको विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया है, और एक ऑप्शन देना चाहिए था मेहरानगढ़, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं, तो चारों के चारों यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किए गए सभी, ठीक है। इसका ध्यान रखना, उपयुक्त सभी विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राजस्थान में पुष्कर मेला किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो पुष्कर मेले से रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रख लेना। कौन सा? कि राजस्थान का सबसे रंगीला मेला किसको कहा जाता है? राजस्थान का सबसे रंगीला मेला किसको कहा जाता है? तो पुष्कर मेले को कहा जाता है। रंगीला मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देशी और विदेशी सभी पर्यटक आते हैं और बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है, इस कारण से राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है, ठीक है। इतना याद हो गया। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे ऑप्शन में ऊंट दे रखा है, तो ऊंट के बारे में भी एक बात ध्यान रखना जो एग्जाम में पूछी जाती है कि ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव? ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बीकानेर में। कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और ऊंट से क्वेश्चन एक और पूछता है, कौन सा? कि गौरबंद आभूषण, कौन सा आभूषण? गौरबंद आभूषण। गौरबंद जो आभूषण है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऊंट के गले में बांधा जाता है गौरबंद आभूषण। इसके बाद में ऊंट का एक और क्वेश्चन याद कर लेना। कौन सा? ऊंट का एक क्वेश्चन कौन सा है? जैसे कि ये हो गया एक उस्ता कला, ध्यान रखना। कौन सा कला? उस्ता कला। उस्ता कला जो ऊंट की जो चमड़ी होती है उसके ऊपर कलाकारी की जाती है, उसको उस्ता कला कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया, ये 4-5 क्वेश्चन हो गए ऊंट के, ठीक है, जो एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? किस नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है चंबल नदी को। कौन सी नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो सबसे पहले तो देखो, अब चंबल नदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको बताता हूँ जो एग्जाम में पूछ रखे उनकी बात करेंगे। तो चंबल नदी से रिलेटेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? तो 4 बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं, ठीक है। अब 4 बांध कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो 4 बांध है वो, एक तो गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी सागर बांध। एक है राणा प्रताप सागर बांध, और एक है जवाहर सागर बांध, और एक कौन सा है? कोटा बैराज, ठीक है। इसमें से जो गांधी सागर बांध है ये तो मध्य प्रदेश में है, और बाकी ये तीनों राजस्थान में। कौन कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। अब एक और बात बता देता हूँ, ये जो ऊपर के चारों बांध, ये तीनों बांध है, इनसे तो पेयजल और सिंचाई दोनों को कार्य किया जाता है, लेकिन कोटा बैराज से केवल और केवल सिंचाई का कार्य किया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बनता है अपने पास कि जो कोटा बैराज बना हुआ है चंबल नदी पर, इससे कितनी नहरें निकलती है? तो इससे 2 नहरें निकलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी याद कर लेना। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये बनता है कि चंबल नदी राजस्थान में, देखो चंबल नदी का उद्गम तो कहाँ पर होता है? एमपी में होता है। कहाँ पर? एमपी में होती है, एमपी में होता है। लेकिन राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, ठीक है। इतना याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है राजस्थान के किस क्षेत्र को मरुस्थलीय राज्य कहा जाता है? तो राजस्थान के जो थार का रेगिस्तान है उसको मरुस्थलीय राज्य कहा जाता है। अब देखो अपन जो थार का रेगिस्तान है इसको पश्चिमी मरुस्थल भी बोलते हैं। अब पश्चिमी मरुस्थल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है? देखो सबसे पहले देख पूछता है कि पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो 61.11% क्षेत्रफल पर, यानी कि राजस्थान का 61.11% है उस क्षेत्रफल पर पश्चिमी मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कि जो थार का रेगिस्तान है इसमें जो वनस्पति होती है उसका क्या नाम है? तो उसको बोला जाता है मरुद्भिद। कौन सी बोली जाती है? मरुद्भिद वनस्पति बोली जाती है, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको जीरोफाइट। कौन सी बोलती है? जीरोफाइट बोली जाती है, ठीक है, जीरोफाइट। तो दोनों याद रख लेना। तो कुल मिलाकर के थार के रेगिस्तान की दोनों बातें याद हो गई, एक तो क्षेत्रफल ज्यादा याद रखना और एक वनस्पति याद रख लेना, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और एक और पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? यानी कि जो रेत के टीले होते हैं, जो रेत के टीले होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? बालू का स्तूप बोलते हैं। वो
कहाँ पर पाए जाते हैं, थार के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान का घूमर नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब घूमर नृत्य के बारे में भी 2-3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान का राजकीय नृत्य है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो घूमर नृत्य है। ठीक है, और इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछता है कि घूमर जब किया जाता है तो कौन कौन से आभूषण कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो आपको वाद्य यंत्र की मेन याद रखना है, कौन सा, नगाड़ा बजाया जाता है, मेन नगाड़ा बजाया जाता है। ठीक है, इतना याद कर लेना। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछता है राजस्थान में कि घूमर कहाँ पर किया जाता है। तो राजस्थान के ज़्यादातर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में किया जाता है, क्योंकि घूमर गरबा का बता दिया मैंने, गरबा ध्यान में रह गया दिमाग में। तो घूमर कहाँ पर किया जाता है, वैसे तो प्रसिद्ध है घूमर जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। केवल आप गरबा का याद रख लेना, गरबा कहाँ पर किया जाता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में किया जाता है। ठीक है, दिमाग में आ गई थी, उसके लिए माफ़ी। ठीक है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो घूमर लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गोल गोल चक्र के रूप में कौन सा नृत्य होता है, तो ऐसे ये घूमर नृत्य होता है। ठीक है, गोल गोल घूमते घूमते। और इसका एक और क्वेश्चन बनता है जो कल्चर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि घूमर के लोक नृत्य के दौरान कौन सी चीज़ मतलब फेमस रहती है। तो एक होता है कौन सा, एक लहंगा होता है 80 कली का लहंगा। कौन सा होता है, 80 कली का लहंगा भी इसमें पहना जाता है। ठीक है, 80 कली का जो लहंगा होता है वो इसी के अंदर पहना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किस शासक ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था। तो विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब विजय स्तंभ पर 2-3 बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस पर कितनी मंजिल है टोटल, तो विजय स्तंभ पर टोटल 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है, टोटल 9 मंजिल है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में 9 मंजिलों में याद रख लेना, जो सबसे ऊपर की जो मंजिल है, सबसे ऊपर की मंजिल, इसके अलावा 8वीं मंजिल और इसके अलावा तीसरी मंजिल। तो 9वीं मंजिल, 8वीं मंजिल और तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है। इसके बाद में जो 9वीं मंजिल है इस पे प्रशस्ति है। ठीक है, कौन सी है, प्रशस्ति है। इन बातों को ध्यान रख लेना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के विजय स्तंभ पर 9 मंजिल है, जिसमें से 9वीं मंजिल पर प्रशस्ति बनी हुई है, 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है और तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां, इस कारण से मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में विजय स्तंभ का एक और क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कौन सा, कि विजय स्तंभ जो राजस्थान में सबसे पहला डाक टिकट जारी हुआ था वो विजय स्तंभ पर हुआ था। किस पर हुआ था, विजय स्तंभ पर हुआ था। और वो कब हुआ था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो हुआ था 1949 में। कब हुआ था, 1949 में। ठीक है, इतना तो याद हो गया। तो 1949 के अंतर्गत वो जारी हुआ था। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया भाई, विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, 1949 में जारी हुआ था। ठीक है, इतने क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछ चुके हैं, किसके बारे में, विजय स्तंभ के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्वेश्चन बनता है, जैसे नवा क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो देखो वर्तमान में 50 जिले हो चुके हैं, लेकिन डाटा अभी तक किसी भी आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक में नहीं आया है, इसलिए अपने को अभी तक ये याद रखना है कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अब देखो जैसलमेर पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो जो 70 डिग्री देशांतरीय रेखा होती है वो केवल और केवल जैसलमेर से गुजरती है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में सबसे कम बरसात कहाँ पर होती है, सबसे कम बरसात यहाँ पर होती है, जैसलमेर में होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन एक जैसलमेर के बारे में बनता है कि राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है। तो राजस्थान में जैसलमेर में सबसे कम लिंगानुपात है और वो मात्र 17 है, यानी 1000 पुरुषों पर 17 लिंगानुपात है। ठीक है, ये भी याद हो गया जैसलमेर के बारे में। और जैसलमेर में कौन सा है, एक मरु राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो जैसलमेर में। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो राजस्थान में जैसलमेर में मनाया जाता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए। ये हो गया अपना राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में बढ़ते हैं पर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किस राजा ने राजस्थान को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी राजस्थान को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो थे जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह ने क्या किया था, राजाओं को संगठित करने का काम किया था। ठीक है,
ये तो हो गया। अब देखो इनमें से एक एक बात कर लेते हैं सभी की। जैसे कि महाराणा प्रताप है, इनकी बात करें तो महाराणा प्रताप का सबसे मेन होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, ये डेट पूछी जाती है। तो 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और एक पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, इतना तो याद कर लेना। इसके बाद में अगर बात करें अपन मिर्जा राजा जयसिंह की बात करें, तो मिर्जा राजा जयसिंह को आपको इतना सा याद रखना है कि मिर्जा राजा की उपाधि किन्होंने दी थी। ठीक है, इतना याद कर लेना। इसके बाद में फिर जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह के बारे में तो अभी पढ़ ही लिया। विजय सिंह पथिक के बारे में अपने को पता ही है भाई। विजय सिंह पथिक ने कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका किया था, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों ये वीडियो क्या है, थोड़ा लंबा होने वाला है, तो ये थोड़ा अगले वीडियो के अंतर्गत अपन आगे के जो बचे हैं, कितने क्वेश्चन बच गए, लगभग 15 क्वेश्चन बच गए। 25 क्वेश्चनों की बात हुई थी, 10 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अब 15 जो क्वेश्चन है वह जस्ट अगले वीडियो में कराऊंगा। तो आप जस्ट इसको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत अगले वीडियो के अंतर्गत पहुंच जाओ। उसके अंतर्गत मैं बाकी के 15 क्वेश्चन भी करा देता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और स्किप कर जाते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि इस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिले। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत अगले वीडियो के अंतर्गत पहुंच जाओ, और पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।